Okay, so class, in this session we are going to study more about sentences. In this series we have already studied about sentences, and in which we have already studied about the rules of the sentence and what are the kinds of the sentence. And in that scene we have already done the declarative sentence and the definition of declarative sentence. Now we will study about what are imperative sentence. And imperative sentence, I have already introduced you that imperative sentence tells about the command, request and suggestions. We have already studied about it. And in this one you see that we have already done the exercises A, B and C. Class, have you done these all exercises A, B and C? Yes, ma'am. Okay. So we have already done a imperative sentence. Now we are going to study about the interrogative sentence. Interrogative sentence, इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग अभी पढ़ लोगे तो आपको बाद तक काम देगा, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले तो आप लोग ये जानो कि जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो सभी किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप यस और नो का जवाब आपको मिलता है। क्या मिलता है आपको? यस और नो का जवाब मिलता है। और एक वो होते हैं जिसमें आपको आंसर कंटेंट वाइज मिलता है। क्या मिलता है? कंटेंट वाइज। उसमें आपको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो वाले क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं हम उन्हें? WH क्वेश्चंस। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूंगी आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे कॉल कर रहे हो? तो तुम क्या जवाब दोगी? यस आई एम कॉलिंग यू। या तो ये बोलोगे नो आई एम नॉट कॉलिंग यू। यही होगा ना आंसर बच्चों? यस मैम। हाँ, और जो ये कंटेंट वाइज क्वेश्चन होगा उसमें तुम ये क्वेश्चन पूछोगे व्हाई आर यू कॉलिंग मी। ये हो जाएगा आपका। अब आप इसमें क्या करोगे? इसमें आप कुछ बताओगे कि आप उसे कॉल क्यों कर रहे हो। आप उसमें ये नहीं कहोगे हाँ मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अरे मैंने तुमसे पूछा कि व्हाई आर यू कॉलिंग मी, तो तुम मुझे कारण बताओगे। क्या बताओगे? कारण बताओगे, उसका आंसर बताओगे, कॉज बताओगे। तो हम वहाँ पर क्या देंगे? इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे क्या पता चला कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। तो मतलब दो तरीके के होते हैं। पहला पैटर्न होता है यस और नो वाला, और दूसरा पैटर्न होता है कंटेंट वाला। क्लास, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next we are going to talk about the interrogative sentence and its uses. Okay. So in this one, the first question we have already done. Okay. Now there is an exercise D. In exercise D, if you have already done, it's okay. Those who have not done, kindly listen it very carefully. Make questions for the answers given below. It means these are the answers. You have to make the questions based on these answers. The first answer is given, my birthday is in जून। अब आपको कैसे बनाओगे इसका आंसर? क्वेश्चन Is your birthday? यस, व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? Can we write this all exercises in the grammar notebook? Yes, this exercise, all the exercises will not be done in the copy. Okay, some questions will be done in the textbook only. Some question will be done, some exercises will be done in your notebook. Okay, so kindly, whenever I will ask you to do an exercise in the copy, you need to do them in the copy. Okay class, don't ask this question
Okay, so the question will be when is your birthday? It will be a question. और अगर इसको आपको यस और नो में बनाना है तो कैसे बनाओगे? Is your birthday in June? वेरी गुड. हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे यस और नो में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब. फिर से ध्यान से सुन लो, मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ, एक्शन वर्ब नहीं बोल रही हूँ. फिर से सुन लो, मैं एक्शन नहीं बोल रही हूँ, मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रही हूँ. हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, हैव, हैज, हैड, डिड, डू, डज, विल, शैल, ये सारी क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है. अब इन हेल्पिंग वर्ब को हम अगर आगे ले आते हैं, मतलब बिगिनिंग में ले आते हैं, तो आराम से ये सेंटेंस हमारा यस और नो में क्रिएट हो जाएगा. हम इसे ऐसे बनाएंगे, इज माय बर्थडे इन जून. दैट विल बी ऑल्सो अ क्वेश्चन. एंड लिसन वन मोर थिंग, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपने इस क्वेश्चन को बनाने के बाद ये नहीं लगाया, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका ये सेंटेंस 0 मार्क्स मिल जाएगा आपको. फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अगर किसी आंसर का क्वेश्चन बनाते वक्त आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यू विल गेट 0. ईदर योर आंसर इज करेक्ट, even your answer is correct, you will get 0 because you have not done the question mark, and because of the question mark it will look like an assertive sentence, and if it will be, I will give you 0 marks. So class, did you understand? Yes, ma'am. Okay, so class, I hope you will be able to do that. D exercise, you can do that. Yes, ma'am. Okay, now let's move on to exclamatory sentence. Okay, in the exclamatory sentence, पहले तो ध्यान से इसका नाम सुनो, exclamatory. इसका नाम क्या है? exclamatory. exclamatory का मतलब होता है जिसमें हम exclaim कर रहे हो. क्या करने हो? exclaim कर रहे हो. exclaim करने का मतलब होता है हम किसी इमोशन को क्या कर रहे हो, बोल कर बता रहे हो. जैसे देखो, अगर आप दुखी हैं तो कोई आदमी आपके दुखी होने को कैसे जानेगा? उसके 2-3 तरीके होंगे. या तो आप रो रहे होंगे, एक तो ये होगा. दूसरा, या तो आप किसी को अपने मुंह से बता रहे होंगे कि हाँ मैं रो रहा हूँ या मैं दुखी हूँ. या तो आपके चेहरा जो है वो कैसा होगा, सैड होगा, ऐसा नीचे की ओर बना होगा, ऐसे. ये आईज है आपकी और इस तरीके से बना होगा आपका फेस. तो उसे हम बोलेंगे कि आप अपने फेस से क्या कर रहे हो, एक्सक्लेम कर रहे हो. लेकिन एक बात बताओ, लिटरेचर में अगर कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो क्या आप किसी आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन जान सकते हो? नहीं जान सकते हो. जान सकते हो क्या? नहीं ना. जैसे हम लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में जब हम किसी तरीके का कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम कोई व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्माइली भेज देते हैं. क्या करते हैं? स्माइली भेज देते हैं. हम स्माइली क्यों भेजते हैं? कि हम तुम्हारी बात से खुश हैं. और अलग अलग तरीके की स्माइलीज होती हैं, है ना. जैसे ये स्माइली होगा, ये वाला स्माइली होगा, गुस्सा होगा तो ये वाला स्माइली हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करते हैं. तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी इमोशन को क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम एक्सप्लेन करते हैं. क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. अब मानो कि आप दुखी हैं और आप रो रहे हैं, और अगर आप किसी बात पे सैड हैं तो आप क्या बोलोगे? आई एम वेरी सैड. तो सेंटेंस क्या आया? आई एम वेरी सैड. मतलब आपको किसी बात से दुख हो गया. अब जैसे कोई आप मार्केट में गए और आपने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या गए होगे,
गए, चौंक गए, तो आप बोलोगे ओ। यस, एन एक्सीडेंट हैपेंड। उसके बाद आप किसी मार्केट में बैठे हो और लोग मैच देख रहे हैं और अचानक से आपने देखा कि धोनी ने एक जोरदार छक्का मार दिया, तो आप क्या बोलोगे? हुर्रे। धोनी हिट अ सिक्स। क्या बोलोगे आप? हुर्रे, धोनी हिट अ सिक्स। तो आपने क्या किया? ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, ये क्या है बच्चों? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, और इन्हीं के थ्रू आप क्या बता रहे हो? अपने भाव बता रहे हो। अब आप सोचो, अगर मैं इसमें से इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हटा दूं, तो ये सेंटेंस नॉर्मल हो जाएंगे कि नहीं? आई एम वेरी सैड, इट एन एक्सीडेंट हैपेंड। ओके, यहाँ पे धोनी हिट अ सिक्स, तो क्या इसमें आपको किसी तरीके के कोई इमोशन समझ में आ रहे हैं क्लास? Yes, ma'am. कहाँ से समझ में आ रहे हैं भूमिका? कहाँ समझ में आ रहे हैं? इसमें आपको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति दुखी है, लेकिन क्या वो अपने मुंह से ये बात बता रहा है? नहीं, अपने मुंह से ये बात नहीं बता रहा है, बस वो केवल कह रहा है। लेकिन अगर ये आ लग जाता है तो वो क्या करता है? उसकी सैड फीलिंग को क्या करता है? और ज्यादा प्रपोज करता है, और भी ज्यादा उसे इम्पोज करता है। Am I right? Yes, ma'am. हाँ, तो हम ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, इनको हम किसके साथ लिखते हैं? इन सबको हम किसी एक ऐसे मार्क के साथ लिखते हैं, और इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या लिखते हैं हम इसे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है क्लास, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जिन भी सेंटेंस में इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, या हम कहीं पर शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, रोते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ही कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज ई, इट सेज that rewrite the sentences given below as exclamatory sentences using how or what। तुम्हें क्या लिखना है? how और what, मतलब कैसे और क्या हुआ, उसके हिसाब से लिखना है। पहला वर्ड में करके दिखाती हूँ। सेंटेंस है आपका, युवराज is a great fielder। अब देखो, आप यहाँ पर क्या बता रहे हो कि युवराज एक ग्रेट फील्डर है, तो आप इसको कैसे बताओगे? इसको आप कुछ ऐसे बताओगे। What? हाँ बेटा, very good children, you all are very brilliant, all the children are very brilliant, clap for yourself, all the children are very brilliant, clap for yourself। सब लोग अपने खुद के लिए ताली बजा लो, तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो। ठीक है, बजा ली सबने अपनी ताली? सच में बजा ली मतलब? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? What a great fielder युवराज is। और यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे। क्लास ये और समझ में आया? एक और बताऊं? Second is Sunidhi sings very well। Yes, how well
point is we are going to talk about the parts of the sentence. Okay, parts of the sentence. अब हमें सेंटेंस के पार्ट्स देखने हैं. पहली बात तो ये कि हम सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट. क्या होता है हमारा प्रेडिकेट. अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में क्लास लिसन टू मी. अब कोई नहीं बोलेगा. ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. आई नो दैट यू आर वेरी ब्रिलियंट बट यू आर नॉट ब्रिलियंट मोर देन मी. Okay, so I am going to talk about the subject and predicate. What is the subject in a sentence? Can you decide? How you will decide that what is the subject in a sentence? So let me give you one sentence and you have to decide that what is the subject in this sentence. Okay, now silent. Now silent. In the first sentence, you have to tell me what is the subject. Good. And in the second sentence, what is the subject? Very good. How you have decided? यहाँ you तो मिडिल में आ रहा है. यहाँ पे राम तो क्या कहते हैं फ्रंट पे आ जा रहा है, बिगिनिंग में आ रहा है. कैसे डिसाइड कर दिया? How you have decided? Nisha, how you have decided? ओके. क्लास मुझे पता है कि आप सभी लोगों को आंसर पता है, लेकिन सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो. Everyone please mute yourself. Mute yourself everyone. Okay. Listen me very good, very carefully. अब देखो आपने क्या करना है. सब्जेक्ट अगर हमको डिसाइड करना है तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है. सब्जेक्ट होता है डूअर. डूअर मतलब करने वाला. डूअर मतलब करने वाला. इसका मतलब या तो ये कोई नाउन होगा या तो ये कोई प्रोनाउन होगा. ये क्या होगा बच्चों? या तो ये कोई नाउन होगा या तो ये कोई प्रोनाउन होगा. जरूरी नहीं कि ये एक सिंगल वर्ड हो. ये एक ग्रुप ऑफ द वर्ड भी हो सकता है. क्या हो सकता है बच्चों? ये एक ग्रुप ऑफ द वर्ड भी हो सकता है. फिर से मेरी बात सुनेंगे आप सभी बच्चे कि सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ कैसे भी तरीके का हो सकता है. वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है और समटाइम्स वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है. तो ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में तो आपको डिसाइड करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. ठीक है, तो अब इतना आप लोगों को ये समझ में आया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट तो समझ में आ गया होगा. अब प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं. देखो, जो भाग आपका सब्जेक्ट है, क्लास लिसन टू मी, जो भाग आपका सब्जेक्ट है, विच पार्ट इज द सब्जेक्ट, उसको छोड़कर जितना भी पार्ट है वो क्या है आपका प्रेडिकेट. ठीक है. ओके मैम. Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? No ma'am. Okay. Ansh, mute yourself. Ansh, mute yourself. I have not seen your mic is muted. Everyone please mute yourself. Okay. So class, I have told you what is subject, what is predicate, and now we are going to solve the exercise F. Next exercise F. Okay. In the exercise F, you see, it says identify the subject.
subject and the predicate, circle the subject, underline the predicate. The first one has been done for you. So class, you have to circle the subject and you have to underline the predicate. The first sentence is already done. So we are going to do the second one. The second one is he managed to reach home on time. Okay class, listen to me. Sneha, you don't have to speak better. In the middle of the class, nobody is allowed to speak. Okay. In this sentence, in this statement, you see that there is one doer. There is one doer, and this doer will be the subject. This doer will be the subject, and the rest of the part will be the predicate. Okay, class? Any doubt? I hope you are able to complete this exercise yourself. Will you? Okay. Now we have come on the most important part of this chapter. The most important part of this chapter is phrases and clauses. Phrases and clauses. You must know about the difference between phrases and clauses and how they are related to the sentences. ध्यान से इसको सुनना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चों ये अगर तुम लोगों को अभी आ गया तो आपको क्लास 8th और 7th में मेहनत करने की जरूरत कम पड़ेगी तो है ही, ऑब्वियसली पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे. मैं एक सेंटेंस लिखने जा रही हूँ और उसी सेंटेंस के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है. ठीक है, The shop is across the road. Okay. Next, in the fourth one, in spite of going to the market, she went to the house. Okay. Sentence 1 and sentence 2. In this sentence 1, you can see that the sentence is the shop is across the road. अब इसमें आप लोग ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक, ये पार्ट आपका वर्ब है. ठीक, अब बाकी का बचा पार्ट इसको ध्यान से देखो. अक्रॉस द रोड, इसका क्या मतलब है? रोड के उस पार. इसका मतलब है रोड के उस पार. अगर अक्रॉस को अलग कर दे और रोड को अलग कर दे तो क्या ये दोनों अलग अलग टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे. लेकिन आप देखो सेंटेंस में ये पार्ट डिसाइडेड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइडेड है. सही है कि नहीं? ध्यान सुनो मेरी बात. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइडेड है. ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है. और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है. लेकिन क्या ये दोनों को मिलाकर कोई पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइडेड है? नहीं है. तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? आपका फ्रेज है. ये क्या है? हमारा फ्रेज है. क्या है बच्चों? फ्रेज है. फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फ्रेज की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग. ठीक है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट रहता है. फिर से सुन लो. A group of word that has incomplete meaning but it has a noun.
बट इट हैज अ नाउन। अब देखो इसमें आपको नाउन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्लास की नहीं? हाँ, तो अगर इसमें नाउन दिख रहा है और अक्रॉस द रोड को अगर हम कंप्लीटली देखें तो क्या ये इसकी मीनिंग कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ये सेंटेंस की तरह वेरी करेगा? नहीं करेगा। हम इस पर रिलाई कर सकते हैं एज ए सेंटेंस? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये जो है ये क्या है? हमारा फ्रेज है। क्या है हमारा बच्चों? फ्रेज है। अब देखो सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू द मार्केट शी वेंट टू द हाउस। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, ये दोनों ही फ्रेज और क्लॉज, ये दोनों ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन एक जो पार्ट होता है उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती और इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। अब देखो शी वेंट टू द हाउस, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं ये बताओ? इनकम्प्लीट है। कैसे? इसको मैं कह सकती हूँ कि वह अपने घर गई। क्या ये वाक्य पूरा नहीं है? हाँ, लेकिन अगर लिसन में, अरे मेरी बात तो सुनो, वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी बात ध्यान सुनो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग पीछे बोल पड़ते हो। ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम इस सेंटेंस से हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा? अच्छा ध्यान से सुनो, फिर से मैं बताती हूँ। वह अपने घर गई, ठीक है, वो घर चली गई। अब इसमें से मैं अगर घर को हटा दूं तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। वह गई, वह गई। अब कहाँ गई, क्यों गई, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता वह घर, तो ये इनकम्प्लीट हो जाता, या ऐसा होता कि गई घर, तो भी ये इनकम्प्लीट हो जाता। लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस के फीचर्स में पहले ही बताया था आप लोगों को कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक नाउन और एक वर्ब होना ही चाहिए, एनी हाउ। और यहाँ पर ये इसे कंप्लीट कर रहा है इस केस को। इसमें नाउन भी है और इसमें वर्ब भी है और इसकी मीनिंग कंप्लीट भी है। तो ये सेंटेंस है एक तरीके का, लेकिन छोटा सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? छोटा सेंटेंस है। और ये सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस हम तभी लिखे हैं जब हम इसके साथ लिख दिए इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को हम इस सेंटेंस के साथ लिख दिए एक बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एक बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए। और बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए हमने ये छोटे सेंटेंस को भी ऐड कर दिया। तो ये इस बड़े सेंटेंस का बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? छोटा पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में क्लास? ये बताओ कि ये जो सेंटेंस, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो इस पूरे बड़े सेंटेंस का छोटा पार्ट है कि नहीं है? ओहो, फिर से सुनो। अच्छा मैं दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, एक सेंटेंस में और लिखती हूँ, ठीक है? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है? देखो लिखा है, द चाइल्ड was excited to see the peacock dancing। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बच्चों? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि बच्चा जो है वो बहुत ही क्या है? उत्सुक है। क्या देखने के लिए? मयूर का नाच देखने के लिए वो बहुत उत्सुक है। एकदम हिंदी में बता रही हूँ, प्योर हिंदी में, ठीक है? ध्यान से सुनना ठीक है? एकदम प्योर हिंदी में समझा रही हूँ। ये द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू सी द पीकॉक डांसिंग, वो मोर का डांस देखने के लिए उत्सुक है, ठीक है? अब इसमें देखो, चाइल्ड क्या है आपका? सब्जेक्ट है, वॉज क्या है आपका? वर्ब है,
एडजेक्टिव है, फिर से सुन लो, यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट, अगर हम इसे आधा कर दें और इस पार्ट को अलग कर दें तो क्या एक्साइटेड तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और अगर हम टू सी द पीकॉक डांसिंग अगर इसमें डाल देते हैं तो ये तो हमने तो क्या किया, हमने तो इसमें और ऐड किया ना, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है? हाँ, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, मतलब द चाइल्ड वॉज एक्साइटेड टू सी द पीकॉक डांसिंग, ये पूरे सेंटेंस का ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये अपने आप में कंप्लीट है। यही कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्लॉज। ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है, मयूर का नाच देखने को, इसकी मीनिंग क्या आ रही है बच्चों? मयूर का नाच देखने को, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं आ रही है। मयूर का नाच देखने को, ये क्या है? ये कोई सेंटेंस है? नहीं है ना। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? फ्रेज हो जाएगा। अब बताओ फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस मैंने बताया? फ्रेज और क्लॉज में दो डिफरेंस मैंने बताए। पहला डिफरेंस कि फ्रेज जो होता है, अब मैं तुम लोगों को डिफरेंस एकदम क्लियर कर दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को दोबारा कभी कोई विघ्न ना हो। फ्रेज जो होता है उसमें बच्चों एक नाउन का होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्लॉज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। फिर से सुन लो, इसमें केवल सब्जेक्ट का होना जरूरी है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है। लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इसकी मीनिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। लेकिन क्लॉज जो होता है उसकी मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसकी मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये अगर इसकी मीनिंग कंप्लीट होगी और ये अकेले लिखा होगा तो ये इसके पार्ट्स के बारे में हम जब बड़े क्लास में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्लॉज उस पार्ट को कहते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस के जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी होता है। क्लास, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड? यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा जी वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, जी वाली एक्सरसाइज करेंगे। उसमें लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सेंटेंस इज शी left the house at noon। सही है? सही है कि नहीं? हाँ, तो ये she left the house at noon में इस वाले पार्ट को आपको बताना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। बताओ आप लोग। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें नून क्या है? आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई वर्ब है? नो मैम। इसलिए ये क्या है? फ्रेज है।